नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। क्या दबंग को माफी मिल जाएगी? जोधपुर से यह बड़ी खबर है, सलमान खान से जुड़ी। हिरण शिकार मामले को लेकर आरोपी सलमान खान की दोस्त सोमी अली ने माफी मांगी है। बिश्नोई समाज से माफी मांगने के बाद अब इस पूरे मामले पर नया मोड़ सामने आ गया है। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर सकता है। समाज के प्रबुद्ध जन इसे लेकर एक बैठक कर फैसला कर सकते हैं। बिश्नोई समाज अपने 29 नियमों के तहत सलमान खान को माफी दे सकता है। बिश्नोई समाज के 29 नियमों में 10वें नंबर के नियम में प्रावधान है कि गलती करने पर अगर क्षमा मांगी जाए तो उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। सलमान खान के लिए राहत की खबर। 27 साल पुराने मामले से मिलेगी राहत अपार। माफी देने के लिए बिश्नोई समाज है तैयार। मंदिर आकर माफी मांगे सलमान। पर्यावरण बेजुबानों की सुरक्षा का दें वचन। सलमान मानेंगे बिश्नोई समाज की शर्त। सत्ताईस साल पुराने मामले में बिश्नोई समाज बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को माफ कर सकता है, बशर्ते वो मंदिर आकर शपथ लेकर माफी मांगे, पर्यावरण और बेजुबानों की सुरक्षा का वचन दें। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने कहा कि बिश्नोई समाज अपने 29 नियमों के तहत सलमान को माफी दे सकता है, क्योंकि गलती पर क्षमा का भी प्रावधान है। जो आरोपी है सलमान खान, वो खुद समाज को प्रस्ताव दे कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, तो वो निज मंदिर के सामने आके माफी मांगे और समाज उसको माफ कर सकता है। उसका कारण हमारे 29 नियमों में एक नियम है क्षमादय है। और बूढ़िया ने कहा कि सोमी अली की मांगी गई माफी मायने नहीं रखती। सब मिलकर विचार करके उसको माफ किया जा सकता है, पर वो मंदिर के सामने आके शपथ ले कि ऐसा गलत काम मैं और कभी नहीं करूंगा और मैं हमेशा पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करूंगा। ऐसा होता है तो विचार किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि सलमान खान पिछले कुछ समय से अपने घर के बाहर हुई फायरिंग की वजह से चर्चा में हैं। इस केस में आए दिन अब नए मोड़ आ रहे हैं। एक तरफ जहां इस मामले में पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से माफी मांगी, जिसे बिश्नोई समाज ने ठुकरा दिया है। बिश्नोई समाज ने कहा है कि जब सोमी ने कोई गलती की ही नहीं है, तो किसी दूसरे के लिए माफी क्यों मांग रही है। आपको बताते चलें कि लॉरेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही थी कि अगर सलमान खान ने बिश्नोई समाज के मंदिर में आकर माफी मांग ली तो उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके पीछे रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। इस केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे ब्लास्ट की बरसी और स्कूलों को मिली धमकी की। एक तरफ जयपुर बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी, तो दूसरी तरफ प्रदेश के 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी गई। इसके बाद पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच गई। मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि कहीं भी कोई बम नहीं मिला। देखिए रिपोर्ट। जयपुर के नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह करीब 3:49 पर एक मेल स्कूलों को आया। नोएडा के बाद जयपुर के स्कूलों को
बम से उड़ाने की धमकी। करधनी, कालवाड़, प्रताप नगर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, तमाम जो बड़े स्कूल है, सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम इसमें शामिल है। सीरियल ब्लास्ट की बरसी पर स्कूलों को आए ईमेल। पैनिक क्रिएट करने के लिए किया गया है। इस तरह का कोई बम वगैरह कोई मौजूद नहीं है। पुलिस बल और बम निरोधक दस्ते ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सुबह करीब 3:49 पर एक मेल स्कूलों को आया, जिनमें जयपुर के वैशाली नगर इलाके में करधनी, कालवाड़, प्रताप नगर, विद्याधर नगर, वैशाली नगर, तमाम जो बड़े स्कूल है, सेंट जेवियर्स स्कूल का नाम इसमें शामिल है। माहेश्वरी ग्रुप के जो बड़े जो स्कूल हैं उनके नाम इसमें शामिल है। जेवियर्स का नाम शामिल है। जयश्री पेडीवाल का स्कूल का नाम इनमें शामिल है। इन सभी स्कूलों में ये धमकी भरा मेल सुबह 3:49 के बाद आया। नोएडा के बाद जयपुर के नामी स्कूलों को मिले बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल ने पुलिस के साथ साथ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों के हाथ पांव फुला दिए। सुबह करीब 3:49 पर एक साथ सभी स्कूलों को भेजे गए ईमेल में कई बातें लिखी गई हैं। न्यूज 18 राजस्थान के पास वो ईमेल हैं जिसे स्कूलों को भेजा गया था। राजधानी जयपुर में सुबह 3:49 के ऊपर स्कूलों को जो मेल आया, वो मेल हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेल जो है वो देखिए, इसी तरीके का मेल है जिसमें बताया, सबसे पहले लिखा गया कि एक्सप्लोजिव इन द स्कूल, वी विल थ्रो यू एंड ऑन द डैम एंड यू विल सफोकेट। तो ये जो धमकी भरा मेल है जिसमें पूरा जो मजमून है उसका वो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। और इसमें यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि गुजरात की बात भी इसमें कही गई है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की 16वीं बरसी के मौके पर स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल के बाद जयपुर में अफरा तफरी मच गई। एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली करा लिया गया। तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। आज ही वो दिन है जब 13 मई 2008 को जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 2008 में बम धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो आज का दिन चुना गया है ठीक दिल्ली की तर्ज पर जो है यहाँ पर धमकी जो है वो दी गई तमाम निजी स्कूलों को। जो टॉप निजी स्कूल्स हैं जयपुर के, उन्हें यहाँ पर धमकी दी गई। 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को मेल मिला है, जिस मेल के माध्यम से बताया जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन समेत अन्य जो संस्था है उसने इस पूरे धमाके की जो है वो जिम्मेदारी ली है। और बम जो है वो टारगेट करने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है, जिसके बाद में बम स्क्वाड की टीमें, एसएसबी की टीमें लगातार जो हैं वो स्कूलों के अंदर सर्च ऑपरेशन चला चुके हैं। लेकिन फिलहाल कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी जो है बम जैसे सबूत जो है वो नहीं मिले हैं। राहत की खबर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पैनिक क्रिएट करने को लेकर के ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है जिसे यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते ने स्कूलों में कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाए। हालांकि इस दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस मानकर चल रही है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत है। आज जगह ईमेल जयपुर शहर के कई स्कूलों में सूचना उनको मिला है कि कोई विस्फोटक सामग्री उनके स्कूलों में रखा गया है। ये ईमेल पिछले रात को करीबन 4 बजे के आसपास भेजा होगा और उन जगहों पर हमने हमारा डिस्पोजल स्क्वाड से चेकिंग करवाया है। काफ़ी जगह पे चेकिंग हो गया है और चेकिंग के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री नहीं पाया गया है। बहुत जल्दी ये सर्च अभियान सारे जगहों पे कंप्लीट किया जाएगा। एक दिन पहले यानी रविवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ देश के कई हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा करीब 2 हफ्ते पहले नोएडा के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन स्कूलों में सर्च के बाद कोई बम बरामद नहीं हुआ था। 4 बजे मिली इस धमकी के बाद में अब तक जयपुर की पुलिस को सर्च के दौरान कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, सिविल डिफेंस की टीमों को भी यहाँ पर बुला लिया गया है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, मुस्तैदी बरती गई, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में राहत की जो बात है वो ये सामने ही। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और करेंगे इस बीच राजधानी जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर सांगानेर इलाके में मां और बेटे की हत्या कर दी गई। दोनों के शवों को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की पुलिस को सूचना दी है और फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या की गई है। मौके पर डीसीपी कावेंद्र सागर भी पहुंच चुके हैं। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं।
धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या की गई। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं इस खबर में अपडेट करूंगा कि माँ और पोते की जगह ये जो मामला है वो दादी यानी 60 वर्षीय दादी और उसके 6 साल के मासूम पोते की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है। कुछ देर पहले जो खबर आई थी वो माँ और बेटे की हत्या की आई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा अपडेट है कि ये जो डबल मर्डर की वारदात है वो दादी और पोते की है। और ये जो पूरा मामला है वो सांगानेर थाना इलाके में एयरपोर्ट के सामने रघुनाथपुरी सेकंड कॉलोनी का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर घर में अकेली दादी और उसके मासूम पोते की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हमला करके इन दोनों की हत्या की गई। और इस पूरे मामले में अब तक की जो पड़ताल हुई है उसमें सामने आया कि किराएदार ने ही इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया है। किराएदार को पुलिस तलाश रही है और वहीं पर मौके पर एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया। डीसीपी ईस्ट कावेंद्र सागर मौके पर पहुंचे और साथ में एसीपी विनोद कुमार शर्मा मौके पर मौजूद है। काफी भीड़ वहां पर है, एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। और फिलहाल एक बुजुर्ग महिला और एक मासूम बच्चा, किसकी दुश्मनी हो सकती है भला? घर वालों से कुछ बातचीत हो पाई, कुछ कह पा रहे हैं किसी से दुश्मनी की बात? देखिए अब तक इस पूरी पड़ताल में प्रारंभिक तौर पर किराएदार का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि घटना के वक्त में डबल मर्डर के वक्त में घर का जो किराएदार था, घर में रहने वाला किराएदार था, वो अकेला मौजूद था और किसी आपसी झगड़े में यानी आपसी कहा सुनने के बाद गुस्सा है किराएदार ने ही दादी और पोते की हत्या की है। अब तक की पड़ताल में ये सामने है। तो फिलहाल पुलिस जो है वो किराएदार की तलाश कर रही है, किराएदार को पकड़ने में जुटी हुई है और अब तक की पड़ताल में किराएदार का नाम ही सामने आया है। जी बिल्कुल विष्णु, जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि असल में हत्यारा आखिर कौन है और वजह क्या इसके पीछे। आप नजर बनाए रखिएगा विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका। और जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की आज 16वीं बरसी है। आज ही के दिन 13 मई 2008 को परकोटे में 8 जगह पर सीरियल ब्लास्ट हुए, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई। कहने को 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन बम ब्लास्ट में जिन लोगों को जख्म मिले वो आज भी नहीं भर पाए। देखिए इस रिपोर्ट। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों ने गंवाई थी जान। 13 मई 2008 की वो शाम को जब गुलाबी नगरी की सड़कें लाल हो गई थी, एक के बाद एक 8 सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की जान चली गई थी और 186 लोग घायल हो गए थे। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की बरसी पर शहर के मंदिरों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल नजर आया। 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम ब्लास्ट हुए, जिनमें कई परिवारों ने अपने बेगुनाह लोगों को खो दिया। करीब 16 साल गुजरने के बाद भी आज ये परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हर साल 13 मई को बम ब्लास्ट की बरसी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, जो आज भी किए गए हैं। 13 मई 2008 शाम के 7:20 पर खंदा माणक चौक हवा महल के सामने पहला बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल हुए। इसके बाद दूसरा बम ब्लास्ट 13 मई 2008 शाम करीब 7:25 पर बड़ी चौपड़ मनिहारों के खंदे में ताला चाबी की दुकान के पास हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और साथ ही 27 लोग घायल हुए। जबकि तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7:30 पर छोटी चौपड़ पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हुए। चौथा बम धमाका शाम करीब 7:30 बजे ही ट्रिपोलिया बाजार के पास दुकान नंबर 346 के सामने हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए। पांचवा धमाका शाम 7:30 बजे ही चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई और 49 लोग घायल हुए। छठा धमाका भी करीब 7:30 पर ही जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने हुआ। इनमें 8 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हुए। सातवां बम धमाका 7:35 पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए। 8वां बम धमाका
7:36 पर जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए। 9वें ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी। बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्क्वाड टीम ने उसे डिफ्यूज कर दिया था। 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट में 71 परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में विशेष न्यायालय ने भले ही 4 गुनहगारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई हो, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को रद्द कर उन्हें बेकसूर माना। वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से शहरवासियों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। करीब 16 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने कई परिवारों की खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। एक एक करके 16 साल बीत गए, लेकिन आज उन परिवारों का दुख दर्द कम नहीं हुआ। विशेष अदालत ने चारों गुनहगारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए चारों गुनहगारों को बेकसूर माना। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में देखना होगा कि कब ये पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट की 16वीं बरसी आज है। छोटी चौपड़ पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताते चलें कि सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई थी। जयपुर पुलिस की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर नम आंखों से लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सत्ता के महाभारत की। लोकसभा चुनाव का रण लगातार जारी है। 4 चरणों के बाद अब 3 और चरणों में चुनाव होने बाकी हैं। प्रदेश की सभी सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 4 जून को 266 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां जारी है। प्रदेश भर में मतदान के बाद उम्मीदवारों का भविष्य अब ईवीएम मशीनों में कैद है, जिन्हें काउंटिंग स्थलों पर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। चुनाव आयोग अभी से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में मतदान के मुताबिक अगर रुझान और नतीजों की बात की जाए तो सुबह से ही इसके रुझान जारी होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम मशीनों के जरिए काउंटिंग की जाएगी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाड़मेर में मतदाता थे और मतदान प्रतिशत भी वहां पर ज़्यादा रहा, लिहाजा वहां पर नतीजे आने में वक्त लगेगा। बाड़मेर सीट पर मुकाबला त्रिकोणी है, इसलिए सभी लोगों की धड़कनें शाम तक बढ़ती रहेंगी। 25 लोकसभा सीटों का हाल अगर देखा जाए तो प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता पाली लोकसभा सीट पर थे, जबकि सबसे कम मतदाता दौसा सीट पर थे। लेकिन मतदान के बाद सबसे ज्यादा वोट बाड़मेर में डाले गए। वहीं सबसे कम वोटिंग करौली धौलपुर सीट पर हुई। ऐसे में प्रदेश में जब मतगणना की जाएगी तो सबसे पहले करौली धौलपुर सीट के नतीजे सामने आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है ईवीएम गार्डिंग। तो लंबा समय है, हमें 40 दिन तक ईवीएम को गार्ड रखना है और इसके लिए एक प्लाटून सीएपीएफ की जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं, तो करीब 29 जगह उन्होंने अपना रखा है। तो कलेक्शन, हाँ, तो करीब हर एक प्लाटून हर जगह लगेगा। तो 10 कंपनीज, करीब 30 जगह है, तो 10 कंपनीज हमें ये सीएपीएफ की मिली है। अगर बात करें कि सीट पर कितने वोट पड़े तो करौली धौलपुर सीट पर 9,79,000 वोट पड़े। दौसा में 10,58,000, झुंझुनू में 10,94,000, बीकानेर में 11,08,000, भरतपुर में 11,16,000, अजमेर में 11,90,000, राजसमंद में 12,03,000, टोंक सवाई माधोपुर में 12,15,000, नागौर में 12,28,000 वोट पड़े। तो वहीं अलवर में 12,37,000, जयपुर ग्रामीण सीट पर 12,38,000, सीकर में 12,74,000, भीलवाड़ा में 12,96,000, बाड़मेर में 16,75,000, बांसवाड़ा में 16,25,000, चित्तौड़गढ़ में 14,88,000, उदयपुर में 14,87,000, कोटा में 14,87,000, जयपुर में 14,49,000 वोट पड़े।
तो वहीं जालोर में 14,44,000 वोट डाले गए। झालावाड़ 12 में 14,15,000 वोट पड़े। चूरू में 14,07,000, गंगानगर सीट पर 13,99,000, जोधपुर में 13,70,000 तो पाली में 13,39,000 मतदाताओं ने मतदान किया। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, 17C है, पीओ डायरी है, तो ये बहुत स्टैट्यूटरी का हमने अलग से इस बार बुकलेट बना दी है। आपने सुना होगा कुछ लोगों ने कहा कि बुकलेट फॉर्म बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें सहूलियत होती है काम करने में। तो ये बुकलेट फॉर्म दिया हुआ है तो संग्रहण में भी आसानी रहे। और दूसरा, संग्रहण में समस्या क्या आती है कि कई जगह कंजेस्टेड रहता है, तो हमने इस बार पिछली बार विधानसभा में भी प्रयास किया था कि अलग अलग जगह संग्रहण हो जाए। चुनाव के मतदान के बाद अब सिर्फ 266 उम्मीदवार ही नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी जनता और सियासी जमातें नतीजों के इंतजार में हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 25 सीटों पर मतगणना 4 जून को की जानी है। उससे पहले निर्वाचन आयोग मतगणना की तमाम तैयारियों में जुट गया है। राजस्थान में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की बाकायदा 14 मई को एक खास ट्रेनिंग होगी। उसके साथ ही साथ राजस्थान में सभी मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग का दौर जारी रहेगा ताकि मतगणना में किसी तरह की गलती ना हो और पूरी तरीके से पारदर्शी और साफ सुथरी मतगणना की जाए। राजस्थान में अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा के अंदर मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। करीब 65 लाख वोट कम डले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में चुनाव के नतीजे थोड़ा जल्दी आएंगे। और 15 मई को कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी शामिल होंगे। इस समारोह में 1,218 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। जोबनेर का 6ठा दीक्षांत समारोह 15 तारीख को 15 मई को आयोजित होगा, जिसमें माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और इस जो 6th कन्वोकेशन है, इसमें हम एक बहुत ही जो हमारे प्रख्यात वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, पद्मश्री डॉक्टर बलदेव सिंह ढिल्लों, उनको पद्मश्री मिला है लास्ट ईयर उनके कार्य के कारण। उनको डीएससी की डिग्री ऑनरेरी डी काजा विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति द्वारा माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाएगी। उसका निर्णय एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड मैनेजमेंट ने लिया है और उसकी स्वीकृति माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 1106 यूजी की डिग्री जो भी जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे वो हमारे खुद के हों, चाहे वो राज्य सरकार के पास है या फिर जो प्राइवेट है, हमारे जुडिक्शन में जितने भी कॉलेज है 1106 बीएससी एजी ऑनर्स की डिग्री वो प्रदान की जाएंगी। और एमएससी की 79 मास्टर्स की अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, विषयों में, प्लस एक डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स की जो बीएससी एबीएम प्लस एमएससी का होगा, और 32 डिग्री पीएचडी की विभिन्न विषयों में वो प्रदान की जाएंगी। साथ ही साथ 7 गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।